स्वागत है आप सभी का बायो विथ अजय सर के साथ। परीक्षा एक नज़र में के दूसरे सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 मानव जनन को लेकर के आए हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। उसी कड़ी में आज आगे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के हम आए हैं, जिनमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नर जनन तंत्र। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र में हम लोगों ने देखा कि मानव एक लिंगी प्राणी होता है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में नर जनन तंत्र और मादा में मादा जनन तंत्र पाया जाता है। इसी में हम लोग आज अध्ययन करने चले नर जनन तंत्र, जिससे कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। और इस एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, इस टॉपिक से यानी नर जनन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, कहीं बाहर से आने वाले नहीं है। क्योंकि इस एक टॉपिक के माध्यम से इनसे बनने वाले सारे क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो आइए चलते हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र की बात की जाए तो सबसे पहले नर जनन तंत्र या पुरुष जनन तंत्र क्वेश्चन आपका आता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले नर जनन तंत्र की बात की जाए तो नर जनन तंत्र पाया कहाँ जाता है। तो मानव में नर की बात करें, पुरुषों की बात करें, पुरुषों के श्रोणि क्षेत्र में नर जनन तंत्र से संबंधित अंग जो होते हैं वो स्थित होते हैं। और नर जनन तंत्र से संबंधित जो अंग होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से प्रमुख अंग आते हैं उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें एक जोड़ी वृषण, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननेंद्रिय, यानी नर जनन तंत्र जो होता है, इस नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें एक जोड़ी वृषण होता है, सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथि होती है और बाह्य जननेंद्रिय होती है। यानी ये सारे मिल करके नर जनन तंत्र की संरचना का निर्माण करते हैं और ये मानव के श्रोणि क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब इस संरचना पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें। इस संरचना को देखते हैं हम लोग। ये नर जनन तंत्र की संरचना, जिसमें यहाँ पे बात करें जैसा कि एक जोड़ी वृषण की, तो ये वृषण की संरचना हो गई। वृषण की संरचना की बात की जाए तो वृषण जो होता है ये श्रोणि क्षेत्र में शरीर के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? वृषण कोश में। और वृषण कोश में स्थित होता है, ये करता क्या है, ये वृषण का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि वृषण का तापमान कितना होता है। तो वृषण के तापमान को कम रखने में मदद कौन कर रहा है? वृषण कोश कर रहा है। अब शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है वृषण का। ऐसा क्यों होता है? शुक्र जनन की क्रिया के लिए, यानी शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर के तापमान पर नहीं होती है, बल्कि शरीर के तापमान से कम यानी 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इससे कम तापमान पर क्या होगा? शुक्र जनन की क्रिया होती है, यानी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस वृषण कोश के अंदर क्या होती है? वृषण की संरचना होती है। वृषण के आंतरिक भाग की संरचना की अगर बात की जाए तो वृषण की आंतरिक संरचना में वृषण पालिकाएं होती हैं। और इन वृषण पालिकाओं की बात की जाए तो प्रत्येक वृषण में लगभग 200 से 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं। और इन वृषण पालिकाओं के अंदर क्या होती हैं? 1 से लेकर के 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं? 1 से लेकर के 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं।
और ये जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, इन्हीं में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्रजनक नलिकाएं जो होती हैं, जैसे यहाँ पे हमने सहायक नलिका की बात की, तो सहायक नलिका के अंतर्गत कौन कौन से आएगा कि वृषण जालिका आती है, शुक्रवाहिकाएं आती हैं, अधिवृषण आता है और शुक्रवाहक आता है। तो अभी हमने बात किसकी की, वृषण के आंतरिक संरचना में वृषण पालिका। वृषण पालिका की संख्या कितनी, 200 से लेकर के 250 होती है, और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर क्या होता है, 1 से लेकर के 3 शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्रजनक नलिका में होता है। शुक्रजनक नलिका कहाँ पाई जाती है, वृषण पालिका के अंदर। संख्या कितनी होती है इनकी, वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर के 3, यानी वृषण पालिका की जो संरचना होती है, किसी में इसकी संख्या 1 हो सकती है, किसी में 2 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती है। अब प्रत्येक वृषण पालिका से क्या होता है, सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं निकल करके क्या करती है, वृषण जालिका का निर्माण करती है। आगे चल करके ये वृषण जालिकाएं जो होती हैं, ये आपस में मिल करके शुक्रवाहिकाओं का निर्माण करती हैं। यानी ये आप देख रहे हैं, ये संरचना जो दिख रही है, ये संरचना हो गई किसकी, ये हो गई वृषण पालिका की। और वृषण पालिकाओं से पतली संरचनाएं निकलती, नलिकाकार संरचनाएं, ये नलिकाकार संरचनाएं निकल करके किसका निर्माण करती हैं, वृषण जालिका का। और वृषण जालिकाएं आपस में मिल करके ये किसका निर्माण करती हैं, कि वृषण जालिका आपस में मिल करके शुक्रवाहिकाओं का निर्माण करती हैं। ये शुक्रवाहिकाएं आगे चल करके आपस में मिलती हैं, और ये जो भाग आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं बेटा अधिवृषण। तो ये आगे चल करके क्या करती हैं, अधिवृषण का निर्माण करती हैं। अधिवृषण जो होता है, ये आगे निकल करके शुक्रवाहक नलिका का निर्माण करेगा। शुक्रवाहक नलिका क्या करता है, शुक्रवाहक नलिका आगे बढ़ करके, यानी दोनों वृषण की जो संरचना है, इनसे शुक्रवाहक नलिकाएं आएंगी, और ये शुक्रवाहक नलिकाएं आगे चल करके ये क्या करती हैं, स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी में जाकर के क्या होती हैं, खुलती हैं। और इस स्खलन वाहिनी का जो निर्माण होता है, इसमें दोनों तरफ से शुक्रवाहक नलिकाएं होती है, और इनके साथ में हम यहाँ जो सहायक ग्रंथि की बात कर रहे हैं, तो सहायक ग्रंथि के रूप में यहाँ पे ये 3 ग्रंथियां जो है, कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे शुक्राशय, यहाँ पे क्या है, शुक्राशय हो गया पहली, दूसरी क्या हो गई, पुरस्थ ग्रंथि हो गई, और तीसरी यहाँ पे आपको दिख रही है कंदमूत्र पथ दिख रही है, जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। तो शुक्राशय की बात की जाए तो इनकी संख्या होती है 1 जोड़ी, यानी एक शुक्राशय की संरचना ये इस तरफ हो, एक संरचना इस तरफ। पुरस्थ ग्रंथि की बात की जाए तो इसकी संरचना कितनी होती है, 1 ही होती है। चूंकि ये संरचना जो है इस तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित है, देखने में लगता है कि इनकी संख्या 2 है, वास्तविक रूप से ये 2 नहीं, 1 ही होती है। वही कंदमूत्र पथ की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 अर्थात 1 जोड़ी होती है। और ये तीनों मिल करके, यानी इनसे जो स्रावित होने वाला पदार्थ होता है, खास करके शुक्राशय और पुरस्थ, तो इनसे स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है, ये शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है। अब आगे ये चल करके जो जहां पर ये तीनों ग्रंथि और प्लस शुक्रवाहक नलिका मिलती है, इसे कहते हैं स्खलन नलिका। अब चूंकि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, शुक्राणु का निर्माण हो रहा है शुक्रजनक नलिकाओं में, तो शुक्रजनक नलिकाओं से निकल करके शुक्राणु पहुंचेगा कहाँ पर, वृषण जालिका में। वृषण जालिका कहाँ है, प्रत्येक यहाँ पे जो वृषण पालिकाएं हैं, इनसे निकलेगी पतली सूक्ष्म नलिकाकार संरचना। वृषण पालिका से आगे कहाँ पर पहुंचेगा, वृषण पालिका से जाएगा शुक्रवाहिकाओं में, और शुक्रवाहिकाओं से होकर के कहाँ पहुंचेगा, अधिवृषण। अधिवृषण में शुक्राणु कुछ समय के लिए यहाँ पर संचित होता है, परिपक्व होता है। और एक डाउट होता है आप लोगों के दिमाग में कि शुक्राणु का संचय शुक्राशय में होता है। इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि शुक्राणु का संचय शुक्राशय में नहीं होता है, बल्कि अधिवृषण में कुछ समय के लिए शुक्राणु यहाँ पर
रुकेंगे और परिपक्व होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। शुक्रवाहक नलिका के माध्यम से इनको स्खलन वाहिनी में छोड़ दिया जाएगा। तो ये सहायक ग्रंथियां हो गई और ये सहायक नलिकाएं हो गई, और ये एक जोड़ी किसकी बात हो गई, वृषण। वृषण की संरचना की और बात की जाए तो वृषण की जो संरचना होती है ये लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है, ये चौड़ी संरचना इसकी होती है। अब इनकी आंतरिक संरचना की बात हम लोगों ने की। यहाँ पर वृषण पालिका है जिसके अंदर क्या होती है, शुक्रजनक नलिका। और शुक्रजनक नलिका जो होती है, शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या होती है, ये मान लीजिए इस तरीके से शुक्रजनक नलिका की संरचना हो गई। तो इस शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या होती है, ये 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं शुक्रजनक नलिका के अंदर। एक तो होती है नर जन्म कोशिका, एक क्या होती है, नर जन्म कोशिका होती है, और इनमें कुछ कोशिकाएं होती है जिनको सर्टोली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका कहते हैं। तो जो नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, नर जन्म कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्र जनन की जब क्रिया होगी तो शुक्र जनन की क्रिया में नर जन्म कोशिकाएं जो कि पाई कहाँ जा रही, शुक्रजनक नलिका के अंदर, इसको भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो शुक्रजनक नलिका के बाहर लिखते हैं, जबकि शुक्रजनक नलिका के अंदर होती है नर जन्म कोशिकाएं, और दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका। दूसरी कौन सी होती है, सर्टोली कोशिका। तो इनका कार्य पूछता है कि भाई सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है। तो सर्टोली कोशिका का कार्य क्या होता है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करेगी। यानी जब शुक्राणु बनेंगे तो बनने के बाद क्या होता है, ये जाकर के सर्टोली कोशिकाओं में इम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, वहां से इनको क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। और निर्माण किससे होगा, नर जन्म कोशिका से होगा। वही ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं के बीच में, यानी ये मान लीजिए शुक्रजनक नलिकाएं हो गई, एक इधर इधर हो गई, इनके बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह में क्या होती हैं, अंतराली कोशिकाएं होती हैं। यानी शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में पाई जाती हैं अंतराली कोशिकाएं, और अंतराली कोशिकाओं में क्या होता है, यहाँ पर निर्माण होता है किसका, एंड्रोजन हार्मोन्स का, जिसे नर हार्मोन्स कहते हैं। और इस एंड्रोजन हार्मोन्स का जो प्रमुख हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरॉन होता है। कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, नर के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में मदद करेगा, और दूसरी चीज शुक्र जनन की क्रिया के लिए क्या करेगा, ये नर जन्म कोशिकाओं को प्रेरित करता है, यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करेगा। तो ये तो बात हो गई किसकी, शुक्र जनन की क्रिया, इनकी बात हो गई। अब ये संरचनाएं आगे मिल करके खुलती कहाँ पर है बेटा, ये स्खलन वाहिनी में। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं मूत्रवाहिनी, ये मूत्राशय की संरचना हो गई। अब इसके बाद ये बाह्य जननेंद्रिय की बात करें जिसे शिश्न कहते हैं। तो बाह्य जननेंद्रिय का जो अगला भाग होता है इसे शिश्न मुंड कहते हैं, और इसके ऊपर एक पतली स्किन होती है, यानी पतली कह लीजिए त्वचीय संरचना होती है जो इसको आच्छादित की होती है, ढकी होती है, इसे अग्रछद कहते हैं। और इसके बीच में एक नलिकाकार संरचना दिख रही है, ये जो नलिकाकार संरचना इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी मूत्र मार्ग और शुक्रवाहक के द्वारा जब शुक्राणु को स्थानांतरित किया जाएगा स्खलन वाहिनी में, तो ये दोनों इसी मार्ग से क्या होते हैं, बाहर आएंगे। यानी जब इंसेमिनेशन की क्रिया होगी तो इंसेमिनेशन की क्रिया के समय ये शिश्न से बाहर कहाँ से आएंगे, इसी मार्ग के द्वारा बाहर आते हैं। शिश्न की बात की जाए तो ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, जिनमें उठान की क्या होती है, क्षमता होती है, यानी इरेक्शन की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है, जिसके माध्यम से ये मादा की योनि में क्या करते हैं, शुक्राणु को स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने नर जनन तंत्र, इस चित्र के माध्यम से इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। और ये संरचना हो गई जो कि बार बार पूछा जाता है, कभी कभी सिर्फ संरचना ही पूछ लिया जाता है,
कि नर जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र आरेख बनाइए। ये संरचना इसके भाग हो गए। बाकी इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनके विषय में हम लोगों ने यहाँ पर देखा और उनका अध्ययन किया। तो अगले क्लास में हम लोग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहें परीक्षा एक नज़र में, और चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।